Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Elysium Public School and College, Dothra. I am Mrs. Shazia Asghar teaching you the subject of English. Dear students, class 2nd year, we are continuing our novel Mr. Chips. Today it's chapter number 14 and it's lecture number 81. Chapter number 14 is about the memories of Mr. Chips after rejoining school. Do you remember in the previous lecture I told you that in 1916 Chatteras requested Chips to rejoin and Chips said I will rejoin. After rejoining, how did Chips felt? How did he feel? How did he perform? And what important events and what jokes or what memories of Chips happened? They are mentioned in chapter number 14. चिप्स फेल्ट एक्टिव, हेल्दी एंड हैप्पी आफ्टर रीज्वाइनिंग. उसका ख्याल ये था कि बीमार है, बूढ़ा है, तो शायद वो एक्चुअल काम नहीं कर पाएगा, लेकिन अब एक्चुअल वर्क उसके लिए टायरिंग नहीं था, उसको थका देने वाला नहीं था. ही बिगेन टू फील हिमसेल्फ मोर एनर्जेटिक, मोर हेल्दी एंड मोर इम्पॉर्टेंट. ही सेड इट्स अ सबलाइम फीलिंग. बहुत ही अच्छी फीलिंग है कि दैट यू आर इम्पॉर्टेंट टू समवन. चिप्स ब्रुकफील्ड के लिए इम्पॉर्टेंट था. चिप्स की रिजॉइनिंग से टीचर्स ने, स्टूडेंट्स ने और स्पेशली चैटर्स ने बहुत अच्छा फील किया. तो चिप्स को ये फीलिंग्स बहुत अच्छी लगी और एक्चुअल वर्क अब उसके लिए टायरिंग नहीं था. वो बड़ा खुश खुश सुबह तैयार होता, अभी भी मिसिस विकेट के यहाँ ही रहा था, खुश खुश तैयार होता और धीरे धीरे सड़क के पार स्कूल जाता और वहाँ जाके वही पुराने लेक्चर्स, वही पुरानी क्लासेस, लेकिन उसने काम को एंजॉय करना शुरू कर दिया. अब उसने छोटे छोटे जोक्स बनाने शुरू कर दिए, जैसे ऑफिसर्स ट्रेनिंग कैंप, OTC. चूंकि वॉरियर्स हैं तो आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि ट्रेनिंग कैंप्स जो थे आर्मीज के वो ब्रुकफील्ड के प्ले फील्ड्स में लगे थे, भी लगे थे, और टीचर्स सोल्जर्स जो थे वो ब्रुकफील्ड के प्ले ग्राउंड्स को प्रैक्टिस के लिए यूज करते थे. तो चिप्स ने ऑफिसर्स ट्रेनिंग कैंप के बारे में जोक्स पर किए. फूड राशनिंग, फूड राशन कार्ड्स बनते थे, जिसको जितनी ज़रूरत होती थी उसके अकॉर्डिंग फूड को राशन के ज़रिए बांटा जाता था. तो फूड राशनिंग के सिस्टम पे उसने जोक्स बनाए. इसी तरह से एंटी एयर ब्लाइंड, क्योंकि जब हमले हुआ करते थे तो एयर रेड होते थे, फिजाई हमले होते थे, तो उसके खिलाफ विंडोज़ पे ब्लाइंड्स यानी पर्दे लगा दिए जाते थे ताकि अंदर से रोशनी बाहर ना जाए, ऊपर से एरोप्लेन्स को पता ना चले कि यहाँ कोई रह रहा है, अदरवाइज वो रेड करते थे, बॉम्बिंग करते थे. तो एंटी एयर रेड जो है, एयर रेड के खिलाफ जो हम ब्लाइंड्स लगवाए गए थे उसमें विंडोज पे, डोर्स पे, उसके खिलाफ भी उसने बहुत सारे मजाक किए थे. तो 1917 में चैटर्स की डेथ हो गई. चैटर्स डाइड एंड द गवर्नर्स आस्क्ड मिस्टर चिप्स टू टुक द ऑफिस अगेन. गवर्नर्स ने चिप्स को रिक्वेस्ट की कि दोबारा से वो हेडशिप ले ले. चिप्स हेडशिप लेने को, काम करने को तैयार हो गया, लेकिन उसने ये शर्त अर्ज की कि he would take the charge of the office if they would refrain from writing his name as a president, as a principal. आखिरी जो ऑनर उसकी लाइफ में आने वाला था कि वो फिर से स्कूल का हेडमास्टर बन जाए, जिसकी उसकी बहुत विश रही थी, उस आखिरी ऑनर से वो खुद पीछे हट गया. उसने कहा कि उसे ऑफिशियल स्टेशनरी पे उससे प्रिंसिपल रिक्शो ना किया जाएगा तो वो काम करेगा. उसने जॉन रिवर्स को उसकी रीजन भी बताई थी. What was the reason? He said, I'm not a young man and I don't want people to expect a lot from me. मैं नौजवान नहीं हूँ और मैं नहीं चाहता कि लोग मुझसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता करें. हो सकता है कि मैं उनकी तवक्कुआत पर पूरा ना उतर पड़ूँ. तो ये आखिरी ऑनर जो उसकी रीच में था, जो उसकी एसेस में था, उससे वो खुद पीछे हट गया. नेक्स्ट जो है, फिर वही वॉर के वाक़े आते हैं. तो बायनेट प्रैक्टिस किया करते थे. बायनेट एक नाइफ था जो कि गन की मुजल पे, गन की अगली नाली पे नाइफ लगाया जाता था और उसको जब फायर किया जाता था वो अगले बंदे को काट डालता था. तो बायनेट प्रैक्टिस कर रहे थे सोल्जर्स. तो जब बच्चों ने बायनेट प्रैक्टिस के बारे में पूछा तो चिप्स ने कहा कि ये तो बहुत ही वल्गर तरीका है लोगों को मारने का. इट्स अ वल्गर वे ऑफ किलिंग पीपल. वी हैव टू टीच जर्मन्स हाउ टू फाइट. हमें जर्मन्स को फाइट सिखानी पड़ेगी. बहुत ही वल्गर तरीका है. एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट इस दौरान में ये हुआ, जंग के साल थे और आपको पता है जर्मनी बरतानिया के खिलाफ थे, दोनों दुश्मन थे, आमने सामने लड़ाई लड़ रहे थे. लेकिन आपको एक और मकाम पे याद होगा, 1913 में वेस्ट ब्रिटेन गया था मिस्टर चिप्स 1913 में इलाज के लिए, और वहां पे मैक्स स्टैफल के घर ये रुका रहा था. तो मैक्स स्टैफल जर्मनी बंदा था, लेकिन ब्रुकफील्ड में पढ़ा रहा था और मिस्टर चिप्स के इसके साथ रिलेशन थे. मिस्टर चिप्स कुछ अरसा रहा तो ये दोस्त बन गए थे. तो वॉर के दौरान में
एक लेटर इसे आया, उसे बहुत कांटा छांटा गया था, लेकिन फिर भी इस लेटर में ये न्यूज आई कि मैक्स स्टेफल की डेथ हो गई है, जंग में मारा गया है। अब पिछले चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि प्रैक्टिस ये थी, हर संडे इवनिंग को चैपल सर्विसेज के बाद, इबादत के बाद, चैट्रस जो है वो नेम पढ़ा करता था उन लोगों के जो ब्रुकफील्ड से ताल्लुक रखते थे और उनकी डेथ हो गई थी, जंग में काम आ गए थे। तो अमूमन अपने हीरोज को या अपने लोगों को हीरो बनाकर वो पेश किया जाता था कि हमारे ब्रुकफील्ड के लोग अपने कंट्री के लिए जाने दे रहे हैं। अब चूंकि हेड जो था 1917 के बाद मिस्टर चिप्स बन गया था। अब मिस्टर चिप्स हर संडे को ये कस्टम किया करता था कि वो चैटर उन लोगों के नाम पढ़े जो ब्रुकफील्ड से ताल्लुक रखते थे और जंग में काम आ गए थे। तो चिप्स ने एक रात अपने ब्रुकफील्ड के हीरोज के नाम पढ़ने के बाद कहा, Those of you who knew Max Steffel would be grieved to hear that he was killed in the Western fronts. अब लोगों ने, और उसके बाद एकदम से खामोशी छा गई, चिप्स खुद भी घबरा गया और बैठ गया, क्योंकि चिप्स ने एक ऐसे शख्स का नाम ले लिया था जो हमारे उनके मुल्क के खिलाफ लड़ रहा था। तो लोगों ने कहा, चिप्स ओल्ड आइडियाज, चिप्स के पुराने ख्यालात, वो दुश्मन था, दूसरे मगरबी बॉर्डर पे लड़ता हुआ मारा गया, तो क्या उसका नाम पढ़ना ठीक था? चिप्स के पुराने ख्यालात। और चिप्स ने चूंकि किसी और से मशवरा नहीं किया था इसका नाम पढ़ने से पहले कि क्या मैं ब्रुकफील्ड के उन लोगों के नाम भी पढ़ सकता हूं जो कभी ब्रुकफील्ड के लिए अहम रहे, आज वो दुश्मनों के साथ लड़ रहे हैं। तो चिप्स इसलिए किसी और को उसका जिम्मेदार भी नहीं ठहरा सकता था, लेकिन उसने कहा कि ये ऑनर के, ये डिग्निटी के, ये नोबेलिटी के आइडियाज हैं कि हम फ्रेंड्स को याद रखते हैं, ये बड़ा नोबल आइडिया है। तो ब्रुकफील्ड उसी से ये नोबल आइडियाज लेगा। बायनेट प्रैक्टिस के बाद वल्गर वे ऑफ किलिंग द पीपल, इसके बाद चिप्स को सारों ने एक उसका नाम पड़ गया, अरफी नाम जिसको एडजेक्टिव कहते हैं, उसे सबने कहना शुरू कर दिया कि चिप्स इज अ प्री वॉर मैन। चिप्स इज अ प्री वॉर मैन यानी जंग से पहले वाला ख्यालात रखता है, जंग से पहले वाली चीजें इसके लिए इंपॉर्टेंट है, जंग के जो हालात है उस पर असरअंदाज नहीं हो रहे। तो चिप्स के लिए प्री वॉर का एडजेक्टिव यूज होने लग गया था ब्रुकफील्ड में। दिस वाज ऑल अबाउट रीडिंग एंड मेन पॉइंट्स ऑफ चैप्टर नंबर 14। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन आंसर्स। आपकी बुक के ऊपर क्वेश्चंस और आंसर्स दिए गए हैं। इस चैप्टर के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो अक्सर बोर्ड में रिपीट होते रहते हैं वो आज हम पढ़ेंगे। क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने, आंसर्स नहीं लिखे क्योंकि आपके पास बुक्स मौजूद हैं, आंसर उसमें मौजूद है। आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़नी है, समझनी है और इसका आंसर लिखना है। एंड कीप इन माइंड आंसर शुड बी इन द सेम टेंस इन विच द क्वेश्चंस आर। आप क्वेश्चन के नीचे टेंस को अंडरलाइन करके उसी टेंस में आंसर लिखोगे। एंड डोंट स्टार्ट योर आंसर विद प्रोनाउन, यूज प्रॉपर नाउन और यूज एनी नाउन इन द बिगिनिंग ऑफ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, What did Chips teach when he joined Brookfield again after his retirement? रिटायरमेंट के बाद जब ब्रुकफील्ड उसने ज्वाइन की तो उसने क्या पढ़ाया? वही पुराने लेक्चर्स, लैटिन एंड ग्रीक जो वो पहले पढ़ाया करता था, रोमन हिस्ट्री पढ़ाया करता था। He taught the same old lectures and same old classes, वही सब कुछ उसने पढ़ाया। नंबर 2, how did Chips feel when he rejoined Brookfield? जब उसने ब्रुकफील्ड को रिज्वाइन किया तो उसने खुद को कैसा फील करवाया? He felt active, healthy, stronger and he feel important. He had the sublime feelings and actual work was not tiring for him. चिप्स ने जब रिज्वाइन किया तो बुढ़ापे के बावजूद भी उसने खुद को एक्टिव और एनर्जेटिक पाया और उसने खुद को इम्पोर्टेंट फील करवाया। बड़ी सब्लाइम फीलिंग्स थी और वो बिल्कुल टायरिंग नहीं था उसके लिए एक्चुअल वर्क। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज रिसोल, व्हाट जोक डिड चिप्स मेक अबाउट इट? मैंने बताया अभी आपको कि ओटीसी और फूड राशनिंग सिस्टम के बारे में जोक्स किए थे। तो रिसोल जो है वो मिन्स मीट, कीमे का था और ब्रेड क्रम्स के साथ मिलाकर इसको बनाया जाता था। ब्रेड क्रम्स और कीमा मिलाकर एक छोटा सा केक या जिस तरह आजकल हम इसको पिज्जा कहते हैं, इसको चीज बनाई जाती थी और हर मंडे ये ब्रुकफील्ड के मेस में या खाने में शामिल की जाती थी। चिप्स कहता था मीट टू बी एबहॉर्ड, एबोरेंडम, ये काबिल नफरत मकरूह किस्म का गोश्त है, यानी गोश्त को तो खराब ही कर देते हैं। ब्रेड क्रम्स मिलाई जाती हैं और मिन्स मीट है, कीमा है। तो चिप्स ने इसके बारे में, रिसोल के बारे में कहा था, द मीट टू बी एबहॉर्ड और एबोरेंडम। तो ये जोक जो था वो चिप्स का काफी फेमस रहा था रिसोल के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन डिड चिप्स बिकम द एक्टिंग हेड ऑफ द ब्रुकफील्ड और व्हेन डिड चैट्रस फॉल इल फॉर द सेकेंड टाइम? चैट्रस जो है वो इल हुआ था 1917 में और चिप्स उससे पहले भी एक मर्तबा प्रीवियस चैप्टर्स में हमने पढ़ा था कि वो हेड रह चुका था। कब?
मेल्ड्रम की डेथ के बाद और नए हेड के राल्स्टन के आने से पहले चिप्स एक्टिंग हेड रह चुका था। सेकेंड टाइम इन 1917 आफ्टर द डेथ ऑफ चैटरस चिप्स बिकेम द एक्टिंग हेड ऑफ ब्रुकफील्ड। 2 मरतबा ये ऑनर उसको मिल चुका था। This is about that event. Number 11, when and how did Chips perform as the head of the Brookfield? कब और कैसे? After the death of Chatterus in 1917, Chips performed as the head of the Brookfield, and after the death of Meldrum, for the first time after the death of Meldrum, Chips performed as the acting head of the Brookfield. In 1917, again after the death of Chatterus, Chips performed as the head of the Brookfield. यहाँ आपने दोनों ही मेंशन करने हैं। Question number 16, how did people comment on Chips' remarks about Max Steffel, the German master? जर्मन मास्टर मैक्स स्टेफल की डेथ के बारे में, जो चैपल के बाद नाम उसका पड़ा था, तो लोगों ने कैसे कमेंट्स पढ़े? लोगों ने इस आइडिया को पसंद ना किया। They said Chips has brought old ideas. Why did Chips call the name of an enemy with the heroes? क्यों लोगों ने एतराज किया कि उसने अपने हीरोज के साथ अपने एनिमी का नाम क्यों लिया? उन्होंने लोगों को, चिप्स को पुराने ख्यालात का आदमी कहा था। What did Chips feel or think about the comments of the people on issue of the reading the name of Max Steffel, a German master? When Chips read out the name of German master Max Steffel, people commented that he was not doing a good thing. So Chips thought that he was doing the proportion of nobility, he was doing good things, and the Brookfield will take these good things from him. लोग Brookfield और Brookfield की ट्रेडिशन ये अच्छी चीजें उससे लेंगी कि अपने दोस्तों को अच्छे अल्फाज में हमेशा याद रखा जाता है। The next question number 18, यहाँ स्पेस खत्म हो गई थी। What is bayonet and what did Chips say about the bayonet practice? Bayonet is a knife fixed on the muzzle of the gun. It is used to kill people in hand-to-hand combat. आमने सामने लड़ाई में लोगों को मारने के लिए इस्तेमाल होता था bayonet. And Chips called it a vulgar way of killing the people. Chips ने कहा लोगों को मारने का बड़ा ही बेहुदा तरीका है। This is all about bayonet. And the last question is question number 20. Why was Chips called pre-war? इस क्वेश्चन को इस तरह से भी बोर्ड में पूछा गया है। Why was Chips called? What was the adjective used for Chips? Chips के लिए कौन सा adjective use हुआ था? Why was Chips called pre-war? ये Chips के लिए, because Chips have the old ideas, he expressed his ideas about the war, etc. And he said that bayonet is a vulgar way of killing the people. So people called him a pre-war man. और the people began to use an adjective of pre-war for Chips. लोगों ने pre-war का adjective Chips के लिए use करना शुरू कर दिया था। This is all about chapter number 14. आप इसकी रीडिंग करोगे बहुत ही केयरफुली, आप इसके सिनोनिम्स याद करोगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स जो मैंने आपको मार्क करवाए हैं, सिर्फ वही आपको क्वेश्चंस के आंसर्स याद करने हैं। नाउ नेक्स्ट इज द इडियम। आपने लास्ट लेक्चर में इडियम किया था 210 तक। इडियम नंबर 211, लाफिंग स्टॉक, हंसी का गोलगप्पा, ऐसा जिसको देख के सबकी हंसी फूट पड़े। कोई ऐसा ही अजीब सा शख्स जो हर वक्त या तो हंसाता रहता है या उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि आपको देखकर हंसी आ जाती है। बहुत फैटी अगर कोई है तो वो जब चलता है तो उसका पेट बम करता है तो सारे देख के हंसते हैं। दिस फैट बॉय इज अ लाफिंग स्टॉक फॉर ऑल क्लास। ये मोटा लड़का पूरी क्लास के लिए हंसी का गोलगप्पा है। दिस फैट बॉय इज अ लाफिंग स्टॉक फॉर ऑल क्लास। लीड समबॉडी बाय नोज, नाक में नकेल डालना, ख्वाहिश के मुताबिक चलाना। His wife always lead him by the nose, उसकी बीवी उसे हमेशा नकेल डाल के रखती है या अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चलाती है। Leave in the lurch, लर्च कहते हैं बुरे वक्त को। Good friends never leave in lurch, अच्छा दोस्त कभी भी मुसीबत में तन्हा नहीं छोड़ता। Good friend never leave us in the lurch, अच्छे दोस्त हमें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ते। To lend a hand, to leave no stone unturned, कोई कसर नहीं उठा रखना। मैं अक्सर बच्चों को यूं समझाती हूँ कि बहुत सारे पत्थर पड़े हुए रास्ते में, पीछे आपके कुत्ता लग गया तो आप क्या करोगे? हर पत्थर उठा उठा के उसको मारोगे, कोई पत्थर छोड़ोगे नहीं मारने वाला कि कुत्ता मुझसे टल जाए। तो इसी तरह जब आपके ऊपर कोई मुश्किल वक्त आता है तो आप पूरी कोशिश करते हो, कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते उस मुश्किल से, उस परेशानी से गुजरने को। तो उस सिचुएशन को कहते हैं लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। You should not leave any stone unturned to win the race. रेस जीतने के लिए आपको कोई भी कसर उठा नहीं रखनी चाहिए। You should not leave any stone unturned to win the race. Lend an ear, to lend a hand, मदद करना। Harry was
building a spaceship and people were lending him a hand. हैरी स्पेसशिप बना रहा था, लोग उसकी मदद कर रहे थे. lend a hand, हाथ देना. जैसे हम गिर जाते हैं, कोई बोझ उठाने लगते हैं तो हम दूसरे कहते हैं जरा हाथ देना, तो इसका मतलब होता है मदद करना. We should lend a hand of our parents in daily work. हमें रोजमर्रा के काम में we should lend a hand to our parents. हमें अपने वालिदैन के मदद करनी चाहिए. lend an ear, हमदर्दी से सुनना. This kind woman lends an ear to everyone. This poor woman lends an ear to the needy people. ये गरीब, ये काइंड वुमेन जो खातून है, मेहरबान खातून, ये गरीब लोगों की बात हमदर्दी से सुनती है. दिस काइंड लेडी lends an ear to the needy people. lick the dust, मिट्टी चाटना, नाकाम होना, शिकस्त खाना. If you will not work hard, you will have to lick the dust in the exam. If you don't work hard, you will have to lick the dust in the exam. अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो इम्तिहानात में आपको नाकामी से दोचार होना पड़ेगा. If you don't work hard, you will have to lick the dust in exam. लाइन शेयर, बहुत बड़ा हिस्सा. किसी भी चीज को जब बांटने लगे तो उसका जो मेजर पोर्शन है उसे लॉयन शेयर कहते हैं. इडियम ये कुछ यूं है कि शेर जब शिकार करता है जंगल में तो शिकार का बड़ा हिस्सा खुद खाता है और बाकी जब छोड़ देता है तो वो लोमड़ी और दूसरे जानवरों के हिस्से में आता है. द सिस्टर डिमांडेड अ लाइन शेयर फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ हर फादर. बहन ने अपने बाप की जायदाद में से बड़ा हिस्सा डिमांड कर लिया. द सिस्टर डिमांडेड अ लाइन शेयर फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ हर फादर. The sister demanded a lion's share from the property of her father. The next is live from hand to mouth. आपके पास इतना है कि आप कमा के लाए हो और आप वो खा गए हो. इतना नहीं है कि आप सेव कर सको, इतना नहीं है कि आप लग्जरियस लाइफ गुजार सको. तो ये होता है live from hand to mouth, बहुत ही मुश्किल से गुजारा करना. The poor people live from hand to mouth nowadays. The poor people live from hand to mouth nowadays. लिव इन फूल्स पैराडाइज, अहमकों की जन्नत में रहना. जन्नत तो उसको मिलेगी ना जो बहुत इबादत गुजार है, बहुत मेहनती है, रियाजत करता है, और वहाँ भी अमाल की जज़ा और सज़ा के हिसाब से आपको जन्नत मिलेगी. इतनी आसानी से नहीं मिलती. तो अगर कोई काम या मेहनत किए बगैर कहे कि मैं जन्नत में चला जाऊँगा तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है. इफ़ यू ड्रीम टू पास एग्जाम्स विदाउट हार्ड वर्क, यू आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज. If you want to pass the exams without hard work, you are living in fool's paradise. अगर आप मेहनत के बगैर इम्तहान पास करने का चाहते हो, ख्वाब देखते हो, तो आप यकीनन अहमकों की जन्नत में रह रहे हो. This is all about chapter number 14, Mr. Chips and Idioms 11 to 20. Inshallah, in the next chapter, we will be continuing our remaining part of the weekly test syllabus. Till then, thank you very much. Take care of yourself and be very careful and hard working in your studies. Thank you.